हाँ जी, नमस्कार सभी शिक्षक साथियों व स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है। शॉर्ट क्लास के क्रम के अंदर अपने चल रहे थे, पहला लेसन अपने किया है, उसके बाद अपना दूसरा लेसन अम्ल, क्षारक व लवण, उसको भी अपने शॉर्ट क्लास के थ्रू पूरा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, प्राकृतिक सूचक है पहला प्रश्न अपना, प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक यानी कि जो अम्ल क्षार की सूचना देने वाले जो पदार्थ हैं उसमें अपने प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। पहला है हल्दी, दूसरा है लाल पत्ता गोभी, तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखे है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम के फूलों की पंखुड़ियाँ। तो इसमें तीनों ही जो है वो प्राकृतिक पदार्थ हैं और तीनों ही अपने को अम्ल क्षार की सूचना करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। हल्दी तो लगभग अपने नाम लेते ही लेते हैं बेटा, लेकिन लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम के फूलों की पंखुड़ियाँ, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये भी अपने प्राकृतिक संसूचक हैं। दूसरा अम्ल प्रश्न है अपना, अम्ल प्लस धातु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अम्ल और धातु मिलने से किसका निर्माण होता है। तो इसमें अम्ल और धातु के जब आपस में मिलते हैं तो 3 नंबर लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अपने पिछले लेसन के अंदर भी प्रश्न था। तो इसमें अम्ल और धातु यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो प्रयोगशाला में अपनी विधि है Zn+H2SO4, जिंक में जैसे ही अम्ल मिलाया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाएगा तो जिंक ZnSO4 का लवण, जिंक सल्फेट का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तीसरा प्रश्न जो है वो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न अपना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अपने जानते हैं कि अम्ल जो है अपना वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका एक ट्रिक है अपने लिए याद रखने के लिए, अनील यानी कि F और अम्ल, नी का मतलब है नीला, और नीले लिटमस पत्र को लास्ट वाला जो अक्षर है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसी प्रकार से लिए अपने लिए क्षार के लिए है, क्षार के लिए अपना है क्षालिनी। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षा का मतलब क्षार हो गया, लय का मतलब लाल, नी का मतलब नीला। अम्ल का ध्यान रखना है अनील है, और क्षार का है के लिए है क्षालिनी। ये बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इसको ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखें। एक विलयन के पीएच का मान 9 है। तो ये अपना ऊपर वाला प्रश्न रह गया, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि वो क्या है, अम्ल है, एक अम्ल है। तो अम्ल का पीएच क्या होता है अपने को पता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। इसीलिए ये 8 भी नहीं होगा, 8 क्षार के लिए, 10 भी क्षार के लिए है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 3, 1 नंबर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न अपना, एक विलयन के पीएच का मान 9 है। तो यह विलयन है, एक विलयन के पीएच का मान 9 है। तो अपने पता है कि 7 जो पीएच है वो किसके लिए, उदासीन के लिए है, और 7 से ऊपर पीएच जो है वो क्षार के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी क्षार भी दो रखे हैं, प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय। तो 7 के नज़दीक है ये 9, इसलिए 7 और 14 के बीच का जो डिफरेंस है अपने देखें तो ये 7 का है, और 7 का डिफरेंस है। तो 9 जो है वो 7 के करीब है, इसलिए ये कैसा है, दुर्बल क्षारीय है। कैसा है अपना, दुर्बल क्षारीय है, प्रबल नहीं है। प्रबल अपने क्या मानेंगे, 11 से ऊपर वाले को, लगभग 10 से ऊपर वाले को ही प्रबल मानेंगे। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपना। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट है, सोडियम जैसे कार्बोनेट है, वो अम्ल से क्रिया करेगा। अम्ल कोई भी ले लो, HCl अम्ल ले लेते हैं अपने, HCl अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड
NaCl प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा, साथ में जल निकलेगा इसमें। तो कौन सी गैस? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसमें। इसी प्रकार से अपने इसमें भी ले सकते हैं कि अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, लेकिन धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। इन दोनों में ध्यान रखना है अपने को। तीसरा अपना आता है कॉपर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है जो कॉपर ऑक्साइड के विलयन में HCl अम्ल डालने पर मिलाने पर उसका रंग काला, उसका काला रंग नीले हरे में बदल जाता है। तो ये अपने पिछले लेसन में भी किया था। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। उसको जब अम्ल में मिलाया जाता है तो कॉपर क्लोराइड जो है वो नीले हरे रंग का अपने को विलयन प्राप्त हो जाता है कॉपर क्लोराइड का, और साथ में जल निकलता है। तो इसको ध्यान से अपने करेंगे तो क्या है कि अम्ल तो अम्ल है ही, HCl क्या है? अपना अम्ल है, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक धातु ऑक्साइड है। कैसा है? अपना धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि एक क्षार और एक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक क्षार एक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। और तीसरा है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का रंग जो है वो कॉपर क्लोराइड यानी कि लवण बन गया इसका, ये लवण बन चुका है लवण, और लवण कैसा हो गया? ये नीले हरे रंग का हो गया। हाँ जी, इसी क्रम के अंदर अपना अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई विलयन है, एक्स विलयन है, वाई विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच, ध्यान रखना अंडे के पीसे हुए कवच के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब ये देखना है चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है बच्चों, अपने को ये ध्यान रखना है। ये अपने पिछले पार्ट में आया था, चूने के पानी को दूधिया यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको दूधिया कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें मिलती है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो वो कैसा हो जाता है? प्लस जल निकलता है उसमें, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। अब अपने को क्या करना है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच, अंडे का पिसे हुए कवच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके साथ अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस, यानी कि ए विलयन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके ऐसा गैस देता है जिससे वो चूने के पानी की दूधिया हो जाता है। तो अपने पिछले प्रश्न में करके आए हैं कि अम्ल ही है जो किसके साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो इसमें अम्ल कौन सा है? अपने चारों ऑप्शन में NaCl भी लवण है, LiCl भी लवण है, KCl भी लवण है। तो इसलिए अपना जो लास्ट ऑप्शन है HCl है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं? स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न है कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? सभी पदार्थ जो है वो अपने अम्लीय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय नहीं होते। केवल वे यौगिक ही अम्लीय होंगे जो विलयन के अंदर, अपने विलयन के अंदर H आयन उत्पन्न करते हैं, H आयन को देते हैं, वे ही अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए अपने ग्लूकोज और एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं जो अम्लीय नहीं है। इसका जो अपने क्या है कि अगर हाइड्रोजन ग्लूकोज और एल्कोहल में से, इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल में से विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? विद्युत का चालन क्यों नहीं होता?
अर्थात विद्युत का चालन क्यों नहीं होता। हाइड्रोजन और अल्कोहल में हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हुए भी विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो एच आयन के रूप में नहीं पाए जाते, एच आयन के रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें ये यौगिक जो हैं वो अम्लीय नहीं होते हैं। एच आयन अपने विलयन के अंदर ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो एच आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये अगला प्रश्न अपना, अम्ल का तनुकरण करते समय निम्न में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या आपने को अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, पात्र से दूर रहना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि अपने को क्या करेंगे कि जैसे ये जो अपना रिएक्शन है कि यानी कि अम्ल को जल में मिलाना, जल में मिलाना या अम्ल में जल में मिलाना, अम्ल में जल को मिलाना, जल को मिलाना, इन दोनों में से अपने को समझना है। जब अपने अम्ल में जल को मिलाते हैं तो ये क्या है कि तीव्र ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है अम्ल को जल में मिलाने पर। अम्ल में जल को मिलाने पर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इससे क्या हो सकता है कि आपका अम्ल जो है वो अब स्फलित होकर के अपने को बाहर भी आ सकता है, अपने ऊपर भी गिर सकता है। इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जिससे अपने जल भी सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, जल अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ताकि अम्ल जैसे ही पात्र के अंदर जल के अंदर मिलेगा तो क्या होगा, उसकी प्रति इकाई आयतन जो है वो सांद्रता उसकी कम ही रहेगी। अगला प्रश्न अपना सुमेलित करना है, जिसको अम्ल है और उसका प्राकृतिक स्रोत की इन जो अपने पदार्थ हैं इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला है सिरका, तो सिरके के अंदर अपना क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा संतरा है, तो संतरे के अंदर अपना कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर अपना कौन सा है, हाँ जी, इमली के अंदर अपना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर अपना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक के अंदर अपना मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी और नेटल के डंक में। और दूध में अपना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने इसको सम्मिलित कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी विलयन के पीएच का मान क्रमशः 7, 14, 3, 8 है। इनमें से प्रबल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय, उदासीन और प्रबल अम्लीय विलयनों की पहचान कीजिए। मान 7 है, बी का 14 है, सी का 3 है और डी का 8 है। तो ए विलयन जो है वो 7, पीएच 7 अपने जानते हैं कि उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है, ना तो वो अम्ल होता है ना क्षार होता है। बी विलयन जो है उसकी पीएच 14 है, तो 14 क्या होगा, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय होगा, यानी कि इसमें OH आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, H आयन की सांद्रता बिल्कुल कम होगी। सी जो विलयन है उसका जो पीएच का मान है वो 3 है। 3 का मतलब है वो 7 से बहुत दूर है और 0 के निकट है। प्रबल अम्लीय विलयन है, H आयन की सांद्रता अत्यधिक होगी, H आयन की सांद्रता अधिक होगी और OH आयन की सांद्रता कम होगी। डी का विलयन है जो है वो अपना 8 है। 8 है, 7 से ज़्यादा है, लेकिन 7 से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। इसी प्रकार से अगर अपने इसमें इसी के अंदर अपने एक और नोट कर लेते हैं, अगर दुर्बल अम्लीय जो विलयन होगा वो अपना जो है वो 4 से ज़्यादा वाला जो विलयन है वो लगभग दुर्बल अम्लीय, 3.5 से ज़्यादा वाला जो विलयन है वो क्या होगा अपना, जैसे 5, 6, 5 वाला विलयन जो है वो अपना दुर्बल अम्लीय होगा। अम्लीय जल की पीएच जो है, अम्लीय वर्षा के जल की पीएच होती है,
तो अम्लीय वर्षा के जल की पीएच कितनी होती है? 5.6 से कम, 7 से अधिक, 5.6 से अधिक, 5.6 व 7 के मध्य। तो हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है वो 5.6 से कम होती है। अगला है प्रबल अम्ल वो होते हैं जो विलयन में अधिक OH आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन दे रखा है अपने को। जो विलयन में कम OH आयन उत्पन्न करते हैं, जो विलयन में अधिक H आयन देते हैं, जो विलयन में कम H आयन देते हैं। तो प्रबल अम्ल हम जानते हैं। प्रबल अम्ल क्या होंगे? जो विलयन में अधिक H आयन देंगे। तो प्रबल अम्ल की पीएच भी क्या होगी? प्रबल अम्ल की पीएच 0 के निकट होगी, यानी कि 0 की तरफ होगी। जिसकी पीएच 0 की तरफ ज़्यादा होगी वही क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। ऐसा ग्रह जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना हुआ है, तो इसमें कौन सा ग्रह है? अपनी इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें एक अपनी पृथ्वी दे रखी है। तो पृथ्वी तो बच्चों कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों के अंदर रह सकते हैं। तो अपने पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, मंगल, शुक्र और बुध। तो अपना इसमें शुक्र ग्रह जो है वो, जिसका वायुमंडल जो है वो मोटे श्वेत पीले बादलों से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से ही बना हुआ है। NaCl का पीएच, अगला प्रश्न अपना NaCl का पीएच मान है। NaCl क्या है? एक लवण है। NaCl का निर्माण किससे होता है? प्रबल, एक प्रबल क्षार NaOH व एक प्रबल अम्ल HCl, दोनों के जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl का निर्माण होता है प्लस H2O, जल का निर्माण होता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण ही है अपनी, यानी कि प्रबल क्षार, प्रबल और प्रबल अम्ल का जो मिलने से लवण बनता है, उसकी जो पीएच है वो 7 ही होती है, यानी कि उसका जो वो लवण उदासीन ही होता है, इसलिए ये इसका पीएच क्या रहेगी? 7 रहेगी। तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए ऐसा उत्पाद जिसका उपयोग जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, CFC में किया जाता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया जानते हैं कि यानी कि NaCl का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस, NaCl के विलयन के अंदर NaOH विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसमें से एक ऐसा उत्पाद जिसकी जो अपने CFC, PVC, स्विमिंग पूल और जल की स्वच्छता जैसे कामों के लिए किया जाता है, तो उसमें क्या है? क्लोरीन गैस है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रवाहित करने पर किस पदार्थ का निर्माण होता है जिसका उपयोग विरंजन में होता है? तो शुष्क बुझे हुए चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना COH की वोल्ट वाइज, उसके ऊपर जब अपने क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो जिसका उपयोग अपने क्या करते हैं? विरंजन में। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र भी अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अपना सम्मिलित करना है पदार्थ जिसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके सूत्र भी बच्चों अपने को याद रख लेने हैं। CaSO4 0.12H2 होता है इसका सूत्र। खाने का सोडा Na2CO3 है, और धोने का सोडा Na2CO3 नहीं है खाने का सोडा, धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण CaOCl2 है। अब इसके उपयोग दे रखे हैं, उसको सामने से सम्मिलित करना है अपने को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है कि अपने हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, यानी कि अपने जो प्लास्टर करते हैं उसके अंदर उपयोग में आता है। दूसरा है खाने का सोडा। खाने का सोडा किस में आता है काम में? पाव रोटी और केक के निर्माण के अंदर, जो केक अपना स्पंजी बनता है वो इसके कारण ही बनता है। तीसरा है धोने का सोडा। धोने के सोडे का जो उपयोग है अपना कान, साबुन व कागज के उद्योगों के अंदर किया जाता है। चौथा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो है अपना है निम्न में से गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक ऐसा सूचक होता है जो अपनी गंध को
अम्लीय क्षार के साथ अपनी गंध के अंदर चेंज करता है। तो अपनी रसोई के अंदर वाले पदार्थ हैं ये सारे, टमाटर है, प्याज है, लहसुन और सौंफ है। तो इसमें अपना गंधीय सूचक जो है वो प्याज है। प्याज के रस के अंदर बहुत सारी गंध होती है, जैसा अपने जानते हैं। अगर उसमें क्षार मिला दिया जाए, अगर क्या मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए, तो उसकी जो गंध है वो चली जाएगी, स्मेल जो है उसकी वो लॉस हो जाएगी, स्मेल लॉस कर जाएगा ये, यानी कि स्मेल नहीं आएगी इसमें। बाकी सभी में स्मेल वैसे की वैसी आती रहेगी। तो ये क्या है, गंधीय सूचक है, किसका, क्षार के लिए, किसी भी क्षार के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।